नमस्ते बच्चों, मैं अखिलेश्वर मिश्र और मेरे साथी श्री लव ओझा डीएम स्कूल भुवनेश्वर से हैं। आज हम आपके अध्याय डाकिये की कहानी कंवर सिंह की जुबानी पे चर्चा करेंगे और हम इसमें उस पूरी वार्ता को एक तरह से जीने का प्रयास करेंगे, जिसमें मैं वार्ताकार के रूप में रहूँगा और मेरे साथी लव ओझा जी ये कंवर सिंह की भूमिका में रहेंगे ताकि आपको समझने में सुविधा हो। इसके पहले जैसा कि हमने पिछले अध्याय में चिट्ठी के सफ़र में पढ़ा है, चिट्ठी को दूसरी जगह भेजने के लिए उस पर डाक टिकट चिपकाना पड़ता है। इसे ठीक जगह पहुंचाने के लिए चिट्ठी पर पूरा और सही पता लिखना होता है। पते के बाद पिन कोड के स्थान पे सही पिन कोड लिखा जाता है। उससे डाकिये को जहाँ पर पत्र पहुँचना है वहाँ तक पत्र पहुँचाने में सुविधा मिलती है। हमने ये भी जाना था, जैसा कि आजकल संदेश के भेजने के नए नए और तेज साधन जैसे ईमेल, एसएमएस आसानी से उपलब्ध हो गए हैं। इसके साथ साथ हमने ये भी जाना था पिछले अध्याय में कि कबूतरों की उड़ान से लेकर हवाई डाक सेवाओं तक के दिलचस्प सफ़र की क्या कहानी रही है। आज डाक विभाग पत्र, मनी ऑर्डर के साथ साथ ईमेल, बधाई कार्ड आदि लोगों तक पहुंचा रहा है। इन्हें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं डाकिये। जैसा कि आज एक राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त डाकिये के रूप में श्री लव ओझा जी मेरे मित्र यहाँ हैं, आज हम उनसे बातचीत करेंगे। तो अभी इस पूरी चर्चा में ये डाकिया कंवर सिंह के रूप में रहेंगे जो सरकार से पुरस्कार प्राप्त हैं। वे शिमला के मॉल रोड पर स्थित जनरल पोस्ट ऑफिस में काम करते हैं। उनसे भेंटवार्ता के माध्यम से डाकिये के जीवन और उनके काम के बारे में हम जानेंगे। शिमला जो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है, जो बच्चे शिमला के बारे में पहले नहीं जानते हैं उनके लिए हम उसकी एक तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं, ताकि एक उसके मानचित्र के बारे में, वहाँ की हरियाली के बारे में, वहाँ की भौगोलिक स्थिति के बारे में थोड़ी जानकारी होगी। लव जी, पहले हम उसको देख लेते हैं। धन्यवाद। श्योर सर। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला एक हिल स्टेशन है और जैसे कि हिल स्टेशन होते हैं, वहाँ पे जो घर होते हैं, जो वहाँ की सड़कें होती हैं, जो वहाँ की दुकानें होती हैं, वो मैदानी इलाकों की तरह से नहीं होती हैं। वहाँ पे दुकानों को दूर से देखा जाए, घरों को दूर से देखा जाए तो ऐसा लगता है जैसे एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक सतह बनी हुई है, जैसा कि इस चित्र में दिख भी रहा है। तो इससे हमको अंदाज़ मिल सकता है, हमारे बच्चों को अंदाज़ मिल सकता है कि शिमला किस तरह दिखता होगा या किस तरह दिखता है जहाँ पे कंवर सिंह जी काम करते थे। ये यदि भारत का हम मानचित्र देखें तो भारत के मानचित्र में पीले रंग में दिखाया गया है हिमाचल प्रदेश, और उसका हिमाचल प्रदेश का अलग से मानचित्र भी दिखाया गया है, जिससे मालूम पड़ता है कि वहाँ पे क्या क्या ज़िले हैं और उन ज़िलों में जिनकी चर्चा अभी होने वाली है, जैसे लाहौल स्पीति है, किन्नौर है, इनकी चर्चा होने वाली है। उनकी एक खासियत है, एक जैसे लाहौल स्पीति में वर्ष के अधिकतर भाग में वहाँ पे बर्फ़ पड़ती रहती है, मौसम काफ़ी ठंडा रहता है। लाहौल स्पीति में स्थिति ये है कि किन्नौर में भी कुछ ऐसी स्थिति है। और जो हिमाचल प्रदेश है, जैसा हम देख सकते हैं कि ये जिन राज्यों से और भी लगता है, जैसे उत्तराखंड से ये लगता है, ये हरियाणा से लगता है, इसकी सीमा पंजाब से लगती है, जम्मू कश्मीर से लगती है, और तो और चीन से भी लगती है। तो बच्चों को, हमारे छोटे मित्रों को इससे आभास हो सकेगा कि हम किस भौगोलिक स्थिति वाली शिमला की हम बात कर रहे हैं। वहाँ पे जो रास्ते होते हैं, ज़्यादातर रास्ते जो होते हैं वो, जैसा कि आप भी बताने वाले हैं, ज़्यादातर रास्ते होते हैं वो गांव में जाने के कच्चे रास्ते होते हैं, क्योंकि वहाँ की ज़मीन उबड़ खाबड़ होती है, समतल नहीं है, ढलाने हैं। तो इससे हमारे मित्रों को, ये जो हमने एक फ़ोटोग्राफ दिखाया है, इससे हमारे मित्रों को
थोड़ा इस बात का एहसास हो सकता है कि किस तरह के कच्चे रास्ते वहाँ होते हैं। वहाँ के गांव कैसे होते हैं? गांव वैसे गांव नहीं होते हैं जैसे हम उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, या जहाँ पे घनी आबादी वाले राज्य हैं वहाँ पे गांव ऐसे भी होते हैं कई बार कि जहाँ पे सिर्फ 4 ही घर हैं, 6 घर हैं, 7 घर हैं, 8 घर हैं, और गाँवों के बीच की जो दूरी होती है वो कई बार 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर भी होती है। तो डाकिया के रूप में ये बहुत ही चुनौती भरा ये काम है कि 10 चिट्ठियाँ बांटनी हैं और 3 गांव में जाना है, तो उसको 12 किलोमीटर की यात्रा एक तरफ की तय करनी पड़ सकती है। और रास्ते भी सही नहीं होते हैं। और रास्ते भी सही नहीं होते, बिल्कुल। रास्ते भी उतने आसान नहीं होते हैं, उबड़ खाबड़ होते हैं, बड़े ही दुरूह स्थिति होती है वहाँ से। सड़कें नहीं है और पैदल ही जाना पड़ता है। बिल्कुल, पैदल जाना पड़ता है। कुछ तिरछी ढलाने हैं, जैसे मैदानी इलाकों में तो समतल होता है, लेकिन जो पहाड़ी इलाके होते हैं वहाँ पे बहुत तिरछी ढलाने हैं, कई बार बड़ी सीधी खाई भी दिखती है। तो उस तरह के दृश्य हिमाचल में मिलते हैं देखने के लिए। और ये जो तस्वीर है ये थोड़ा सा उसके बारे में एक हल्का सा मानसपटल तैयार करने के लिए पर्याप्त मुझे ऐसा लगता है। ये देखिए किन्नौर की बर्फबारी, किन्नौर में कितनी सुंदर ये तस्वीर है। किन्नौर में बर्फ़ से आच्छादित पीछे चोटियाँ दिख रही हैं, वहाँ पे जो घर बने हुए हैं उनके ऊपर बहुत सारी बर्फ़ है, देखने में कितना सुंदर लगता है। और ख़ास बात ये है कि अप्रैल के महीने में भी यहाँ बर्फबारी होती है, जब हमारे गर्मी की शुरुआत होती है। कितनी बड़ी बात है। तो वैसे तो जो इन इलाकों में नहीं रहते हैं उनको लगता है कि बहुत अच्छा एक पर्यटन का स्थल हो सकता है, लेकिन जो यहीं रहते हैं उनके लिए जीवन कितना दूभर होता होगा, ये कल्पना करना बहुत ज़रूरी है। ये डाकिया की कहानी कंवर सिंह की जुबानी, ये प्रतिभा शर्मा जी ने लिखा है। और शिमला की माल रोड पर जनरल पोस्ट ऑफिस है, उसी पोस्ट ऑफिस में एक कमरे में डाक छांटने का काम चल रहा है। ये एक दृश्य है। सुबह के 11:30 बजे हैं। खिड़की से गुनगुनी धूप छन छन कर आ रही है। इस धूप का मज़ा लेते हुए 2 पैकर, जिनका काम पैकिंग करना होता है, और 3 महिला डाकिया फटाफट डाक छांटने का काम कर रहे हैं। वहीं पर मैंने सरकार से पुरस्कार प्राप्त डाकिया कंवर सिंह जी से बातचीत की। यही बातचीत आगे दी जा रही है, जो हम दोनों, मैं पत्रकार के रूप में रहूँगा और मेरे मित्र लव ओझा जी ये डाकिया कंवर सिंह जी के रूप में रहेंगे। ये चर्चा हम यहाँ से अब जारी रखेंगे। तो धन्यवाद। मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? आपका शुभ नाम? मेरा नाम कंवर सिंह है। मैं हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के निरवा गांव का निवासी हूँ। मेरी उम्र 45 साल है। आपके परिवार के बारे में कुछ बताइए। आपके परिवार में कौन कौन हैं? मेरे 4 बच्चे हैं, 3 लड़कियाँ और 1 लड़का। 2 लड़कियों की शादी हो चुकी है। मेरा एक बेटा भी था। वह मेरे गांव में एक पहाड़ी से लकड़ियां लाते हुए गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। ओहो, आपके बेटे के साथ जो हुआ उसका हमें बहुत दुख है। आपके इलाके में इस तरह की घटनाएं क्या अक्सर होती रहती हैं? जी, ऐसी घटनाओं का होना कोई असाधारण नहीं है। यह हर साल तिरछी ढलानों या ढाकों से घास काटते हुए कई औरतें गिरकर मर जाती हैं। फिर भी यहाँ ऐसे ही रास्तों से चलना पड़ता है, क्योंकि दूसरे कोई रास्ते होते ही नहीं। हमारे गांव में अभी तक बस नहीं पहुंच पाती है। हिमाचल में हजारों ऐसे गांव हैं जहां पैदल चलकर ही पहुंच सकते हैं। फिर आपके बच्चे पढ़ने कैसे जाते होंगे? मेरे बच्चे गांव के स्कूल में पढ़ने जाते हैं। स्कूल लगभग 5 किलोमीटर दूर है। मेरी एक लड़की 10वीं तक पढ़ी है, दूसरी 12वीं तक, तीसरी लड़की 12वीं कक्षा में पढ़ रही है। बेटा 10वीं में पढ़ता है। आप जहाँ काम करते हैं वहाँ आपके अलावा और कौन कौन हैं? क्या आपको डाकिया ही कहकर बुलाते हैं? पहले मैं भारतीय डाक सेवा में ग्रामीण डाक सेवक था। अब मैं पैकर बन गया, पर हूँ वही नीली वर्दी वाला डाक सेवक। डाक सेवक को क्या क्या करना होता है? मुझे बहुत कुछ करना होता है। चिट्ठियाँ, रजिस्ट्री, पत्र, पार्सल, बिल, बूढ़े लोगों की पेंशन आदि छोड़ने गांव-गांव जाता हूँ। क्या यह सब अभी भी करना पड़ता है? क्योंकि अब तो सूचना और संदेश देने के बहुत से नए तरीके आ गए हैं। शहरों में भले ही आज संदेश देने के कई साधन आ गए हैं, जैसे फ़ोन, मोबाइल, ईमेल वगैरह, लेकिन गांव में तो आज भी संदेश पहुंचाने का सबसे बड़ा जरिया डाक ही है।
इसलिए गांव में लोग डाकिये का बड़ा आदर और सम्मान करते हैं। अपनी चिट्ठी आदि पाने के लिए डाकिये का इंतजार करते हैं। हमने सुना है कि हमारी डाक सेवा दुनिया की सबसे बड़ी सेवा है। यह भला कैसे? सुना तो आपने बिल्कुल ठीक है। हमारे देश की डाक सेवा आज भी दुनिया की सबसे बड़ी डाक सेवा है और सबसे सस्ती भी। केवल 5 रुपये में देश के किसी भी कोने में हम चिट्ठी भेज सकते हैं। पोस्ट कार्ड तो सिर्फ 50 पैसे का है, यानी 50 पैसे में भी हम देश के हर कोने में अपना संदेश भेज सकते हैं। आपको अपनी नौकरी में मज़ा तो बहुत आता होगा। मुझे अपनी नौकरी बहुत अच्छी लगती है। जब मैं दूर नौकरी करने वाले सिपाही का मनी ऑर्डर लेकर उसे घर पहुंचता हूं, तो उसके बूढ़े माँ बाप का खुशी भरा चेहरा देखते ही बनता है। ऐसे ही जब किसी का रजिस्ट्री पत्र पहुंचाता हूं, जिसमें कभी रिजल्ट कभी नियुक्ति पत्र होता है, तो लोग बहुत खुश होते हैं। बूढ़े दादा और बूढ़ी नानी तो पेंशन के पैसे मिलने पर बहुत ही खुश होते हैं। 6 महीनों तक वे मेरा इसके लिए इंतज़ार करते हैं। हिमाचल में बूढ़े लोगों को पेंशन हर 6 महीनों के बाद इकट्ठी ही दी जाती है। आप क्या शुरू से इसी डाकघर में काम कर रहे हैं? शुरू में तो मैं लाहौल स्पीति जिले के किब्बर गांव में 3 साल तक नौकरी की है। यह हिमाचल का सबसे ऊंचा गांव है। इसके बाद 5 साल तक इसी जिले के काजा में और 5 साल तक किन्नौर जिले में नौकरी की है। उस वक्त इन गाँव में टेलीफोन नहीं थे। बसें भी सिर्फ मुख्यालयों तक ही जाती थी। अभी भी कई ऐसे गांव हैं जहां न तो बस जाती है, न ही वहां टेलीफोन है। ऐसी जगहों में ग्रामीण डाक सेवक का बहुत मान किया जाता है। आप पहाड़ी इलाके में रहते हैं, जाहिर है डाक पहुंचाना आसान काम तो नहीं होता होगा। हाँ, मुश्किलें तो आती है। जब मैं किन्नौर जिले के मुख्यालय रिकांग पीओ में नौकरी करता था, तो सुबह 6 बजे मेरी ड्यूटी शुरू हो जाती थी। मैं 6 बजे सुबह शिमला जाने वाली बस में डाक का बोरा रखता था और रात को 8 बजे शिमला से आने वाली बस से बोरा उतारता था। पैकर को ये सब करने पड़ते हैं। हिमाचल में एक गांव से दूसरे गांव की दूरी लगभग 4 या 5 किलोमीटर तो होती है। हिमाचल के गांव छोटे छोटे हैं। एक गांव में बस 8 से 10 या कभी कभी 6-7 घर ही होते हैं, इसलिए चलना काफ़ी पड़ता है। चलना तो खैर हमारी आदत में शामिल हो चुका है। ग्रामीण डाकिये की ज़िंदगी में तो चलना ही चलना है। आपने बताया था कि पहले आप डाक सेवक थे, अब पैकर हैं। इसके आगे भी क्या कोई प्रमोशन है आपका? पैकर के बाद डाकिया बन सकते हैं, बस एक इम्तिहान पास करना पड़ता है। अभी तो काम के हिसाब से हमारा वेतन काफ़ी कम रहता है। सारा दिन कुर्सी पर बैठकर काम करने वाले बाबू का वेतन कहीं ज़्यादा होता है। पैकर का वेतन बाबू के वेतन ही जितना हो जाता है। अब तो डाकिये की नौकरी में लगना भी बहुत मुश्किल हो चुका है। हमें से जितने डाकिये रिटायर हो चुके हैं, उनकी जगह नए डाकियों को नहीं रखा जा रहा है। इससे पुराने डाकियों पर काम का बोझ दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। न जाने आने वाला समय कैसा होगा। काम के दौरान कभी कोई खास बात हुई हो, ऐसा बताना चाहेंगे? एक घटना मैं आपको सुनाता हूँ। मेरा तबादला शिमला के जनरल पोस्ट ऑफिस में हो गया था। वहाँ मुझे रात के समय रेस्ट हाउस और पोस्ट ऑफिस की चौकीदारी का काम दिया गया था। यह 1998 की बात है। 29 जनवरी को रात लगभग 10:30 बजे का समय था। बाहर से किसी ने पोस्ट ऑफिस का दरवाज़ा खटखटाया। मैंने पूछा, कौन है? जवाब आया, दरवाज़ा खोलो, तुमसे बात करनी है। मैंने दरवाज़ा खोला तो अचानक 5-6 लोग अंदर घुसे और मुझे पीटना शुरू कर दिया। मैंने पूछा, क्यों पीट रहे हैं? तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और सारे ऑफिस की लाइटें बंद कर दी। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, मेरे सिर पर किसी ने भारी चीज़ से कई बार मारा, जिससे मेरा सिर फट गया। मैं लगातार चिल्लाता रहा। उसके बाद मैं बेहोश हो गया और मुझे कुछ पता भी नहीं चला। अगले दिन जब मुझे होश आया तो मैं शिमला के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में दाखिल था। सिर में भयंकर दर्द हो रहा था। आज उन दिनों मेरा 17 साल का बेटा मेरे साथ ही रहता था। उसी से पता चला कि मेरे चिल्लाने की आवाज़ सुनकर लड़का और ऑफिस के दूसरे लोग जो नज़दीक ही रहते थे, दरवाज़ों के शीशे तोड़कर अंदर आए और मुझे अस्पताल पहुंचाया। मेरे सिर पर कई टाँके लगे थे। उसकी वजह से आज भी मेरी एक आंख से दिखाई नहीं देता है। सरकार ने मुझे
जान पर खेलकर डाक की चीज़ें बचाने के लिए बेस्ट पोस्टमैन का इनाम दिया। यह इनाम 2004 में मिला। इस इनाम में 500 रुपये और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। मैं और मेरा परिवार बहुत खुश हुए। आज भी मैं गर्व से कहता हूँ मैं बेस्ट पोस्टमैन हूँ। बच्चों, इस तरह कंवर सिंह जी से बातचीत के माध्यम से हमने जाना कि डाकिये का काम बहुत ही महत्वपूर्ण किंतु कठिन है। डाकिये बहुत ही लगन और मेहनत से अपना काम करते हैं। वे शहरी इलाकों के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में भी डाक पहुंचाने का काम करते हैं। चिट्ठी के अलावा वे पार्सल, बिल, बूढ़े लोगों की पेंशन पहुंचाते हैं। वे ठंड, गर्मी, बरसात, हर तरह के मौसम में लोगों को सेवा प्रदान करते हैं। कहीं कहीं तो उन्हें डाक पहुंचाने के लिए बहुत लंबी पैदल यात्रा करनी पड़ती है। इस प्रकार डाकिये हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे समाज की सच्चे अर्थों में सेवा करते हैं। हमें डाकिये का बहुत ही आदर और सम्मान करना चाहिए। याद रहेगा बच्चों, डाकियों का बहुत ही आदर और सम्मान करना चाहिए। अब हम इस अध्याय से जुड़े कुछ अभ्यास कार्य को कर सकते हैं। इसमें कुछ नए शब्द आए, जैसे ईमेल। आपको भी मालूम होगा, आप सभी लोग 21वीं सदी के बच्चे हो, फिर भी ईमेल अर्थात इलेक्ट्रॉनिक मेल, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजे गए पत्र को ईमेल कहते हैं। यह कुछ ही क्षणों में एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंच जाता है। यहाँ से अमेरिका भी पहुंच जाता है, विदेशों में भी पहुंच जाता है, कुछ क्षणों में ही पहुंच जाता है। इसलिए बहुत तेज माध्यम है। और ईमेल के पते कुछ इस प्रकार से होते हैं, जैसे मैंने कुछ यहाँ पे उदाहरण रखे हैं। एक पता है dmsbbsr@gmail.com। एक दूसरा उदाहरण है RIEBBS@nic.in। दूसरा शब्द आया था तबादला। कई बार इसको चलते फिरते भाषा में अंग्रेजी में ट्रांसफ़र कहते हैं। तबादला कर्मचारी को एक स्थान या विभाग से दूसरे स्थान या विभाग को भेजा जाना, इसको तबादला कहा जाता है। इसको वाक्यों में प्रयोग कैसे करेंगे? मेरे पिताजी का तबादला दिल्ली के प्रधान कार्यालय में हो गया। मुझे लगता है इस शब्द का इस्तेमाल आप कर पाएंगे। इस प्रकार से हमने डाकिये की कहानी कंवर सिंह की जुबानी समझा, और हमने ये समझा कि हमारी डाक सेवा किस तरह से होती है। अंत में बच्चों, मैं आपको कुछ एक पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय पत्र, लिफाफा और कुछ डाक टिकट ये मैं दिखाना चाहूँगा। बच्चों, मैं आपको पोस्ट कार्ड दिखाना चाहता हूँ। ये पोस्ट कार्ड, इसके बारे में अभी कहानी में बात हो रही थी, 50 पैसे इसका मूल्य है। आज भी इस पे ये इसका दूसरा तरफ है, यहाँ पूरा संदेश लिखा जा सकता है। इस हिस्से में भी आधे में संदेश लिखा जा सकता है, आधे में पता लिखने की जगह है, नाम, गली, मोहल्ला, शहर, प्रदेश, और अंत में ये 1 2 3 4 5 6 रिक्त स्थान दिख रहे हैं बॉक्स बना करके, इसमें पिन लिखते हैं हम। ये रहा पोस्ट कार्ड। अब मैं दूसरा आपको दिखाना चाहता हूँ लिफाफा। ये लिफाफा है भारतीय डाक विभाग का लिफाफा। इसमें हम चिट्ठी को लिख के डाल सकते हैं, और इसमें भी आप देख सकते हो भेजने वाले का नाम पता यहाँ रहेगा। जहाँ जाना है यहाँ टू लिखा हुआ है, मतलब प्रति सेवा में, ऐसा लिखते हैं हम। यहाँ पे नाम, मोहल्ला, गली, शहर, मुख्यालय या ज़िला, प्रदेश, और अंत में पिन कोड। इस पिन कोड से चिट्ठी पहुंचाना बहुत आसान हो जाता है, और इसका मूल्य 5 रुपये। आज भी 5 रुपये में आप 3 4 5 पेज की चिट्ठी लिख करके इसके अंदर डाल करके डाक विभाग से भेज सकते हैं। एक चीज़, इसका ग्राम 20 ग्राम होना चाहिए। 20 ग्राम होने पर ये 5 रुपये लगते हैं। 20 ग्राम से अधिक होने पर उसी के अनुसार पैसे बढ़ते रहते हैं। इसकी धन्यवाद लव जी, बहुत अच्छी चीज़ बताई आपने। जैसे जैसे इसके अंदर डाले हुए पृष्ठों का वजन बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे यहाँ पे अलग से और भी स्टैंप लगाने पड़ेंगे, और भी
डाक लगाने पड़ेंगे, क्योंकि ये जो 5 रुपये है ये एक नियत वजन तक की डाक भेजने के लिए है। उससे ज़्यादा यदि भेजते हैं बंद करके तो इसका वजन किया जाएगा इसमें, और इसलिए यहाँ जगह दी गई है, और भी डाक टिकट लगाए जाएंगे और फिर भेजा जाएगा। मैं आपको डाक टिकट भी दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में। ये अंतर्देशीय पत्र, ये ऐसा दिखता है अंतर्देशीय पत्र, इसको हम इनलैंड भी बोलते हैं। ये पूरी जगह है पूरा संदेश लिखने के लिए, इतना हिस्सा और भी है संदेश लिखने के लिए। ये पता लिखने के लिए है, यहाँ पे पिन कोड हुआ, यहाँ इसकी कीमत 2.5 रुपये, 2 रुपये 50 पैसे। यहाँ पे भेजने वाले का पता और पिन, ताकि मालूम पड़ सके कि किसके पास से ये चिट्ठी आई है। इतनी सारी जगह है, इतना सिर्फ 2.5 रुपये में जा सकता है। अब मैं आपको दिखाऊंगा कुछ टिकट। ये टिकट तो वो हैं जो पहले से लगे हुए हैं इन पे, यहाँ पे। इसमें भी ऑलरेडी पहले से ही प्रिंटेड है 2.5 रुपये का। इसके अलावा और टिकट जो लगाने पड़ेंगे उनके कुछ एक नमूने मैंने यहाँ पे रखे हैं। जैसे एक 50 पैसे का टिकट है यहाँ पे सबसे ऊपर। यदि हमको लगाना होगा 1 रुपये का तो उसके नीचे मैंने एक लगा कर रखा हुआ है, ये नमूना है। 5 रुपये का लगाना होगा तो यहाँ पे लगा हुआ है। 4 रुपये का लगाना होगा तो यहाँ लगा हुआ है। तो जितने मूल्य का टिकट और लगाना है उतना हम लगा सकते हैं। अच्छा बच्चों, एक बात और है, यदि हमारे पास ऐसा लिफाफा उपलब्ध नहीं है, हम गांव में रहते हैं और हमको चिट्ठी भेजनी है लेकिन टिकट हमारे पास उपलब्ध है, तो क्या हम भेज पाएंगे? बिल्कुल भेज पाएंगे। अपना लिफाफा आप खुद बना लें, आपको क्राफ्ट में सिखाया जाता है, या आप खुद भी बना सकते हैं। खाली सादा कागज़ लेकर के आप लिफाफा बना लें और 5 रुपये का टिकट लें और उस पर यहाँ पे 5 रुपये का आप टिकट लगा दें। यहाँ पे प्रति करें, लाइन भी डाल सकते हैं, बिना लाइन डाले भी पता लिख सकते हैं, और अपने प्रेषक का पता यहाँ पे लिख सकते हैं जिससे भेजा जा रहा है। मुझे उम्मीद है आपको अध्याय पसंद आया होगा और ये आपको रोचक जानकारी मिली होगी। जहाँ भी आपको डाकिये दिखते हैं उन्हें आप सलाम करें, उनको सम्मान करें। बच्चों, डाकियों का काम समाज सेवा का काम है। डाकियों का काम वैसे ही है जैसे सीमा पे हमारे प्रहरी, हमारे सेनानी, हमारे सैनिक रहते हैं। हम जिसकी भी सेवा लेते हैं, डाकियों की सेवा लें। सैनिक दिखते हैं वो भी हैं, जो चिकित्सक हैं, जो भी मिलते हैं उनका सम्मान करना सीखें। धन्यवाद बच्चों, धन्यवाद। धन्यवाद लव जी।